हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एग्जाम जोन पे। तो एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ 20 जून 2020 के इंपॉर्टेंट इवेंट्स के साथ। आप वीडियो ध्यान से देखें क्योंकि वीडियो के लास्ट में आपको 2 क्वेश्चंस के जवाब देने हैं। पहला क्वेश्चन है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, जिसे हम UNGA के नाम से जानते हैं, उसके 75th सेशन के नए प्रेसिडेंट कौन अपॉइंट हुए हैं? तो यूनाइटेड नेशन के जनरल असेंबली के 75th सेशन के लिए वोल्कन वॉस्किर जी को नया प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया है। तो वोल्कन वॉस्किर जी किसकी जगह लेंगे? ये तिजानी मोहम्मद बंदे की जगह लेंगे। जो UNGA का 75th सेशन है वो सितंबर 2020 से स्टार्ट हो जाएगा। जो आपके वोल्कन वॉस्किर जी हैं, ये पहले टर्किश हैं, यानी तुर्की के पहले ऐसे नागरिक हैं जो UNGA के चीफ बनेंगे। तो आप देखिएगा, तिजानी मोहम्मद बंदे की जगह अब वोल्कन वॉस्किर जी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के 75th सेशन के प्रेसिडेंट नियुक्त किए गए हैं। कल ही मैंने आपको बताया था, इंडिया को 8वीं बार UNSC में, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में नॉन परमानेंट मेंबर बनाया गया है। जैसे आपका UNSC यूनाइटेड नेशन की एक परमानेंट बॉडी है, वैसे ही आपका UNGA भी यूनाइटेड नेशन की एक परमानेंट बॉडी है। UNGA की स्थापना कब हुई थी? 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। तो अब मैंने आपको बता दिया प्रेसिडेंट कौन अपॉइंट हो गए हैं नए, वोल्कन वॉस्किर जी। ये जो है तिजानी मोहम्मद बंदे की जगह लेंगे। सितंबर तक तिजानी मोहम्मद बंदे जी अपने पदभार ग्रहण करते रहेंगे। आप देखिए, सरल नाम की अफोर्डेबल हाउसिंग लोन स्कीम अपने कस्टमर्स के लिए किसने लॉन्च की है? तो रिसेंटली ICICI होम फाइनेंस ने सरल नाम की एक अफोर्डेबल हाउसिंग लोन स्कीम अपने कस्टमर्स के लिए लॉन्च की है। पर्पस क्या है? इस समय बहुत बड़ा क्राइसिस चल रहा है कोरोना के कारण। ये स्कीम मोस्टली, जो सरल स्कीम है, मोस्टली वुमेन्स के लिए और उन लोगों के लिए लॉन्च की गई है जिनकी ईयरली इनकम 6 लाख रुपए से कम है। तो आप देखिएगा, सरल नाम की अफोर्डेबल हाउसिंग लोन स्कीम ICICI होम फाइनेंस के द्वारा लॉन्च की गई है। ICICI होम फाइनेंस 1999 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है और इसके MD एंड CEO कौन है? अनिरुद्ध कमानी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, EPFO रिपोर्ट के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2019-20 के दौरान फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट इंडिया में कितना % बढ़ गया? देखिए, EPFO प्रत्येक वर्ष पे रोल डाटा जारी करता है। इसमें जितने लोग भी EPFO में रजिस्टर्ड हुए हैं उनके विषय में आंकड़े जारी किए जाते हैं। इसके अनुसार इंडिया में इस फाइनेंशियल ईयर में, जिसको आप फाइनेंशियल ईयर 20 भी कह सकते हैं, फाइनेंशियल ईयर 20 के दौरान 28.6% फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट बढ़ गया है। इसका मतलब ये मत समझिएगा आप कि एम्प्लॉयमेंट बढ़ गया है। फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है कि जितने लोग 21,000 रुपीज़ या इससे ऊपर पा रहे हैं उनको अपना प्रोविडेंट फंड कटवाना पड़ता है। अगर पहले उनकी सैलरी सपोज करिए 20,500 थी और अब वो 500 रुपये का भी इम्प्रूवमेंट कर गए हैं अपनी सैलरी में, तो वो फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट के दायरे में आ जाएंगे। तो इसका मतलब ये नहीं कि एम्प्लॉयमेंट बढ़ गया है। जो लोग पहले से एम्प्लॉयड थे अब वो EPFO के दायरे में आ गए हैं, सिर्फ आप इतना समझिएगा। तो इसीलिए EPFO ने अपने पे रोल डाटा जो लिस्ट जारी करता है उसके अनुसार कहा है कि फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट में 28.6% की वृद्धि हुई है। देखिए, EPFO ने कुछ दिन पहले ही मल्टी लोकेशन क्लेम सेटलमेंट फैसिलिटी स्टार्ट की थी, मैंने आपको पढ़ाया था। EPFO का फुल फॉर्म क्या है? एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। 1952 में इसकी स्थापना हुई थी और इसके वर्तमान में कमिश्नर कौन है EPFO के? तो सुनील बर्थवाल जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली किरण रिजिजू जी, इन्होंने राजीव गांधी स्टेडियम को KISCE यानी खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में डेवलप करने की घोषणा की है। आपको बताना है राजीव गांधी स्टेडियम किस स्टेट में स्थित है। तो रिसेंटली किरण रिजिजू जी ने मिजोरम में स्थित राजीव गांधी स्टेडियम को खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में डेवलप करने की घोषणा की है। इससे क्या होगा, जो बेहतर टैलेंट है स्टेट का, आप यहाँ मैप में देख सकते हैं, मिजोरम, जो यहाँ का बेहतर टैलेंट होगा उसको इस स्टेडियम में ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी और इस लायक बनाया जाएगा कि ओलंपिक में कोई ना कोई मेडल इंडिया के लिए जीत सके। जो KISCE है, जिसके विषय में मैंने आपको बताया, खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, ये जो है स्पोर्ट मिनिस्ट्री का एक इनिशिएटिव है। इसके तहत प्रत्येक स्टेट और डिस्ट्रिक्ट में एक जो स्टेट डेवलपमेंट सेंटर प्रोवाइड किया जाएगा सबको। जो भी एक आपका स्टेडियम होगा उसको स्टेट सेंटर फॉर एक्सीलेंस के रूप में डेवलप किया जाएगा। तो आप देखिएगा, ये है मिजोरम के पहले कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था लाई करके कम्युनिटी है, लाई ट्राइबल कम्युनिटी, वो हाईलाइट थी मिजोरम की। तो आप देखिएगा, मिजोरम के CM कौन है? जोरांग थांगा जी, और गवर्नर कौन है? PS श्रीधरन जी। आइजॉल कैपिटल है, आप देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली किस स्टेट की बैंक ने यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इंश्योरेंस के साथ टाई अप किया है कोविड-19 हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी प्रोवाइड करने के लिए? तो रिसेंटली
कर्नाटका बैंक ने, ये कर्नाटका है, कर्नाटका जो है कर्नाटक की एक स्टेट बैंक है, उसने यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इंश्योरेंस के साथ अनुबंध किया है कि वो कोविड-19 हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड करेगी, जिसमें आप इन पेशेंट यानी एडमिट होने के बाद 3 लाख तक का इंश्योरेंस कवर, और आउट पेशेंट यानी अगर घर पे आप रहना इलाज कर रहे हैं तो 3000 रुपीज़ तक का रिस्क कवर आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो आप देखिएगा कर्नाटका बैंक ने यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इंश्योरेंस के साथ कोविड-19 हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए टाई अप किया है। ये है मैप में आपका कर्नाटका। आप याद रखिएगा कर्नाटका के सीएम कौन है, तो BS येदियुरप्पा जी हैं। गवर्नर कौन है, वजुभाई वाला। कर्नाटक इस समय बहुत चर्चा में है, क्यों? क्योंकि इंडिया में जो पहला पेशेंट ठीक हुआ है प्लाज्मा थेरेपी से, वो कर्नाटका से बिलोंग करता है, कर्नाटका के हुबली से बिलोंग करता है, उसको डिस्चार्ज कर दिया गया है। और जब भी हुबली का नाम आए तो आप देखिएगा हुबली में वर्ल्ड का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म बन रहा है। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कर्नाटक में मंकी पार्क स्थापित किया जा रहा है। कर्नाटक में इंडिया का सबसे ऊंचा वाटरफॉल है, कहाँ पर? शरावती रिवर पर। जोग गरसोप्पा वाटरफॉल इंडिया का सबसे ऊंचा वाटरफॉल है। इसके अलावा बेंगलुरु में जो कर्नाटक का बेनरघट्टा नेशनल पार्क है, उसने एनिमल एडॉप्ट स्कीम स्टार्ट की है। तो ये सारे फैक्ट कर्नाटक से रिलेटेड हैं, यहाँ पे देखिएगा। यह क्वेश्चन है, ADB के अनुसार फिनेंशियल ईयर 2021 के दौरान इंडिया की ग्रोथ रेट क्या रहेगी? तो -4%। ADB ने कहा है कि इंडिया की GDP 4% कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगी, यानी श्रिंक कर जाएगी। तो आप याद रखिएगा। एशिया के विषय में ADB ने कहा है कि एशिया की ग्रोथ रेट 0.1% रहेगी, जो कि 1961 के बाद मिनिमम है। आप याद रखिएगा। अब बात करते हैं ADB की, यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक। 1966 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? मनीला, फिलीपींस में इसका हेडक्वार्टर है। और प्रेसिडेंट कौन है? मसत्सुगु अस्कावा, जो कि जापान से बिलोंग करते हैं, वो है इसके प्रेसिडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एयरवेंटी, ये एक मोबाइल ऐप है। आपको बताना है किस सिटी के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन द्वारा लॉन्च किया गया है। तो एयरवेंटी मोबाइल ऐप को मुंबई के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन द्वारा लॉन्च किया गया है। देखिए, जो ग्रेटर मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, उसने एयरवेंटी मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है। और इस मोबाइल ऐप को बनाया किसने है? तो ऑक्टावेयर टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, उसने इस मोबाइल ऐप को बनाया है। एयरवेंटी मोबाइल ऐप का मेन काम क्या है? जितने भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं और पब्लिक हॉस्पिटल हैं, उनमें अवेलेबल खाली पड़े हुए ICU बेड्स और वेंटिलेटर्स की जानकारी इस एयरवेंटी मोबाइल ऐप पे अवेलेबल रहेगी। तो आप देखिएगा, एयरवेंटी मोबाइल ऐप, मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। ये है मैप में मुंबई का नाम आपको याद है तो आप देखिएगा, आई फ्लो करके फ्लड वार्निंग सिस्टम भी मुंबई के लिए लॉन्च किया गया है उद्धव ठाकरे के द्वारा। उसके अलावा बॉम्बे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन अपॉइंट हुए हैं? दीपांकर दत्ता रिसेंटली अपॉइंट हुए हैं बॉम्बे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस। उसके अलावा वर्ल्ड में पहला इंटरनेट कंट्रोल्ड रोबोट, जिसका नाम है कोरोबोट, लॉन्च किया गया है। कहाँ पे? महाराष्ट्र में। आप याद रखिएगा, कोरोबोट जो कि वर्ल्ड का पहला इंटरनेट कंट्रोल बोर्ड है, उसको महाराष्ट्र में लॉन्च किया गया है। ये आप याद रखिएगा। और रिसेंटली महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने अपनी इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री का नाम बदल दिया है। अब इस मिनिस्ट्री का नाम होगा इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज मिनिस्ट्री। CM कौन है महाराष्ट्र के? तो उद्धव ठाकरे जी हैं। गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंटरनेशनल वर्कशॉप गुड गवर्नेंस प्रैक्टिसेस इन पैंडेमिक पर किसके द्वारा इनॉग्रेट की गई? तो गुड गवर्नेंस प्रैक्टिसेस इन पैंडेमिक पर इंटरनेशनल वर्कशॉप को जितेंद्र सिंह जी ने ऑर्गेनाइज किया। देखिए, जो जितेंद्र सिंह हमारे PMO मिनिस्टर हैं, साथ ही साथ मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट फॉर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के मिनिस्टर भी यही हैं। इन्होंने गुड गवर्नेंस प्रैक्टिसेस इन पैंडेमिक पर इंटरनेशनल वर्कशॉप को इनॉग्रेट किया। इसमें टोटल 16 कंट्रीज़ के 81 से अधिक सिविल सर्वेंट्स ने पार्टिसिपेट किया। और पर्पस क्या था कि पेंडेमिक के दौरान हमारी गवर्नेंस सिस्टम कैसी रहनी चाहिए, इसके विषय में एक दूसरे से थॉट शेयर किए। तो आप देखिएगा, गुड गवर्नेंस प्रैक्टिसेस पर इंटरनेशनल वर्कशॉप जितेंद्र सिंह जी ने इनॉग्रेट की वर्चुअल तरीके से। कुछ दिन पहले ही जितेंद्र सिंह जी ने कोविड-19 पर फीडबैक कॉल सेंटर भी इनॉग्रेट किया था। तो आप ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, KR सच्चिदानंदन, रिसेंटली इनका निधन हो गया। आपको बताना है किस फील्ड से बिलोंग करते थे। तो ये हैं KR सच्चिदानंदन जी। ये बहुत फेमस मलयालम फिल्म डायरेक्टर थे, यानी ये फिल्म इंडस्ट्री से बिलोंग करते थे KR सच्चिदानंदन जी। थ्रिसूर केरल के रहने वाले थे। आप याद रखिएगा, थ्रिसूर केरल। ये दूसरी पिक जो आप देख रहे हैं, ये है हमारे गोवा के फॉर्मर मिनिस्टर यानी पॉलिटिशियन। इनका नाम क्या है? अच्युत। इनका नाम काफ़ी अजीब है, अच्युत काशीनाथ सिनाई उसगांवकर। हालांकि आप शॉर्ट फॉर्म में याद रखिए, अच्युत उसगांवकर जी। इनका निधन हो गया। महाराष्ट्र गोमंतक पार्टी, जो कि गोवा की पार्टी है, उससे ये MLA चुने गए थे, बाद में मिनिस्टर भी बन गए थे गोवा सरकार में। जो अच्युत उसगांवकर जी और साथ ही साथ KR सच्चिदानंदन जी, आप दोनों का नाम याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्लारा एंड द सन
ये नॉवेल किसके द्वारा लिखी गई है? तो क्लारा एंड द सन नॉवेल को लिखा गया है काजुओ इशगुरो द्वारा। काजुओ इशगुरो द्वारा। देखिए ये ब्रिटिश नॉवेलिस्ट हैं, यानी ब्रिटेन, इस समय ब्रिटेन में रहते हैं, हालांकि इनका जन्म जापान में हुआ था। तो जो आपके काजुओ इशगुरो जी हैं ये ब्रिटिश राइटर हैं। इन्होंने क्लारा एंड द सन नाम की एक नॉवेल लिखी है। इसमें एक आर्टिफिशियल फ्रेंड की कहानी है। इसका मतलब ये नॉवेल किस पे आधारित है? साइंस फिक्शन पे आधारित है। आगे देखिएगा, जो काजुओ इशगुरो हैं इनको 2017 में नोबेल भी दिया गया था लिटरेचर के क्षेत्र में। उसके बाद से इनकी पहली नॉवेल है क्लारा एंड द सन। आप याद रखिएगा, काजुओ इशगुरो के द्वारा लिखी गई है। इस समय ब्रिटिश सिटीजन है। आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो किर्गिस्तान है उसके नए प्राइम मिनिस्टर कौन इलेक्ट हुए हैं? तो रिसेंटली किर्गिस्तान के नए प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट हुए हैं कुबतबेक बोरोनोव। आप याद रखिएगा, ये हैं कुबतबेक बोरोनोव जी। ये किर्गिस्तान के नए प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट हो गए हैं। और किसी जगह ली है इन्होंने? मुहम्मद काली जी की जगह ली है इन्होंने। मुहम्मद काली जी की जगह ली है। देखिए जो आपके कुबतबेक बोरोनोव हैं इनका अपॉइंटमेंट किया गया है किर्गिस्तान के प्रेसिडेंट सूरोनबे जिनबेकोव द्वारा। आप याद रखिएगा, हालांकि आप इनका नाम याद रखिए और इनका नाम याद रखिएगा, यही इंपॉर्टेंट है, बाकी कुछ नहीं इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं किर्गिस्तान की। कैपिटल क्या है? बिश्केक इसकी कैपिटल है और इसकी करेंसी है सोम। तो आप ये भी याद रखिएगा, करेंसी इसकी सोम है, कैपिटल और करेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रिसेंटली इंडियन एयरफोर्स ने कितने सुखोई 30 MKI और मिग 29 खरीदने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कहा है? रिसेंटली इंडियन एयरफोर्स ने कहा है कि उसे रिसेंटली तुरंत इंस्टेंट 33 सुखोई MKI और मिग 29 विमानों की जरूरत है। ये है आपका सुखोई MKI और ये है आपका मिग 29। देखिए ये सारे रसिया से आने हैं और जैसे ही इंडियन एयरफोर्स ने कहा तुरंत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऑर्डर भी दे दिया रशिया को। और ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट एग्रीमेंट के तहत मिनिमम मतलब शॉर्टेस्ट पीरियड के अंदर डिलीवर हो जाएंगे इंडिया को। इसमें जो सुखोई हैं ये टोटल 12 हैं और जो मिग 29 हैं ये हैं आपके 21। तो आप देखिएगा, सुखोई 30 और मिग 29 रशिया से आने हैं, टोटल 33 हैं। इंडियन एयरफोर्स ने खरीदने के लिए ऑर्डर दे दिया है। एक मिग 21 भी है, आप उसको याद रखिएगा, उसको फ्लाइंग कॉफिन के नाम से जाना जाता है, मिग 21। देखिए रशिया में जो मॉस्को में वर्ल्ड वॉर सेकेंड का 75वां विजय दिवस हो रहा है, उसमें हमारे इंडिया से 75 सोल्जर पार्टिसिपेट करने गए हैं। इसके अलावा रशिया की एक अंबर नाया रिवर है, वो ऑयल स्पिलिंग पोल्यूशन के कारण चर्चा में है। आप देखिएगा। बात करते हैं वापस इंडियन एयरफोर्स की। इंडियन एयरफोर्स ने 33 ये सुखोई और मिग 29 विमानों का ऑर्डर दिया है। एयरफोर्स की स्थापना कब हुई थी इंडियन एयरफोर्स की? तो 8 अक्टूबर 1932 को स्थापना हुई थी। वर्तमान में 26 एयरफोर्स चीफ कौन है? RKS भदौरिया जी। तो आप देखिएगा। और एयरफोर्स का मोटो क्या होता है? नभम स्पृशम दीप्तम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, DFCCIL ने बीजिंग नेशनल रेलवे कंपनी का कितने अमाउंट का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया है? तो रिसेंटली DFCCIL यानी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने 471 करोड़ का चाइनीज कंपनी को दिया गया रेलवे कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया है। इसका नाम क्या है? बीजिंग नेशनल रेलवे कंपनी। ये जो है कानपुर से लेके दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन के बीच में यानी मुगल सराय जंक्शन के बीच में जो सिग्नल लाइटिंग होती है उसका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रही थी। अब इसका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया गया है और रीजन दिया गया है कि ये अपने काम में काफ़ी डिले कर रही थी। पिछले 4 वर्षों में इन्होंने 20% काम ही कंप्लीट किया था, इसलिए कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया गया है। तो आप देखिएगा, मेन रीजन आप सभी को पता है, गलवान वैली में स्टैंड ऑफ हो गया है इंडियन और चाइनीज सोल्जर के बीच में, जिसमें हमारे 20 इंडियन सोल्जर शहीद हो गए हैं। ये सभी 20 इंडियन सोल्जर मोस्टली बिहार रेजिमेंट से बिलोंग करते थे। आप देखिएगा, इसमें हमारे कमांडिंग ऑफिसर कर्नल संतोष बाबू जी भी शहीद हो गए हैं। तो कर्नल संतोष बाबू का भी नाम आप याद रखेंगे। बात करते हैं DFCCIL यानी डेडिकेटेड फ्रेट कॉर्पोरेशन कॉरिडोर ऑफ इंडिया। 2006 में इसकी स्थापना की गई थी। चेयरपर्सन कौन है इसके? VK यादव जी हैं और ये इंडियन रेलवे के अंतर्गत एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स है। जो आपकी फ्रेट कॉरिडोर कंपनी होती है इसका मेन पर्पस होता है मालगाड़ी के लिए रेलवे लाइन का कंस्ट्रक्ट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड सिकल सेल अवेयरनेस डे किस डेट को ऑब्जर्व किया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष वर्ल्ड सिकल सेल अवेयरनेस डे 19 जून को ऑब्जर्व किया जाता है। सिकल सेल होता क्या है? हमारी ब्लड सेल्स जो होती हैं मोस्टली राउंड शेप की होती हैं, लेकिन कई बार ये डैमेज हो जाती हैं और इस आकार की हो जाती हैं, अर्धचंद्राकार की हो जाती हैं। तो इनकी हीमोग्लोबिन ग्रहण करने की क्षमता घट जाती है, जिससे हमारे ब्लड में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, क्योंकि ऑक्सीजन को ग्रहण करने का काम हीमोग्लोबिन करता है। आप देखिएगा, और जब ये हो जाता है तो हमें एनीमिया हो जाता है, तो कई बच्चों की मौत हो जाती है इससे। तो आप देखिएगा, वर्ल्ड सिकल सेल अवेयरनेस डे 19 जून को मनाया जाता है। 18 जून को मैंने आपको क्या बताया था? सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे, ये आपका 18 जून को मनाया गया था। 17 जून को मैंने आपको बताया था वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट, ये मनाया गया था 17 जून को।
और 16 जून को मैंने आपको बताया था इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंसेस, ये आपको मनाया गया था 16 जून को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऑपरेशन डेजर्ट चेस ये किस गवर्नमेंट की एजेंसी द्वारा रन किया जा रहा है? तो ऑपरेशन डेजर्ट चेस राजस्थान में जो पाकिस्तानी जासूस हैं उनको पकड़ने के लिए ये ऑपरेशन रन किया जा रहा है मिलिट्री इंटेलिजेंस द्वारा, जिसमें राजस्थान की पुलिस और यूपी की एसटीएफ इनका साथ दे रही है, यानी 3 एजेंसीज हैं जिसमें 2 सिविलियन है और एक मिलिट्री एजेंसी है। आप देखिएगा, देखिए ये है हमारा राजस्थान। राजस्थान में बीकानेर में एक महाजन फायरिंग फील्ड है, वहाँ पर कई सारे जो है पाकिस्तानी आईएसआई के एजेंट कार्यरत हैं। उनको पकड़ने के लिए एंटी एस्पियोनेज, एस्पियोनेज मतलब जासूसी, तो एंटी एस्पियोनेज ऑपरेशन स्टार्ट किया गया है जिसका नाम है ऑपरेशन डेजर्ट चेस। आप याद रखिएगा। बात करते हैं मिलिट्री जो हमारी इंटेलिजेंस है उसकी, इसके हेड कौन है? तो जनरल परमजीत सिंह आर्मी इंटेलिजेंस या मिलिट्री इंटेलिजेंस के हेड हैं। आपने हॉलीडे मूवी देखी होगी, उसमें अक्षय कुमार मिलिट्री इंटेलिजेंस से ही बिलोंग करते हैं, तो आप देखिएगा। तो ये राजस्थान में ये चल रहा है आपका ऑपरेशन डेजर्ट चेस। राजस्थान की बात कर लेते हैं। सीएम कौन है यहाँ के? अशोक गहलोत जी। गवर्नर कौन है? कलराज मिश्र जी। इस समय राजस्थान बहुत चर्चा में है, क्यों? क्योंकि इन्होंने 10 दिनों का एक कोविड-19 अवेयरनेस कैंपेन लॉन्च किया है। ये स्पेशल अवेयरनेस कैंपेन है कोविड-19 पे, 10 दिनों का प्रोग्राम है। आप देखिएगा, राजस्थान जब भी आपका माइंड में आए तो आप देखिएगा कैपिटल तो भले ही इसकी जयपुर में है, लेकिन इसका हाई कोर्ट कहाँ है? जोधपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, AIIB यानी एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने कोविड-19 को कॉम्बैट करने के लिए इंडिया के लिए कितना लोन अप्रूव किया है? तो रिसेंटली AIIB ने $750 मिलियन का यानी $750 मिलियन का लोन अप्रूव किया है इंडिया के लिए, ताकि वो कोविड-19 को कर्व करने में यूटिलाइज कर सके। तो आप क्या देखिएगा, कुछ दिन पहले ही AIIB ने वेस्ट बंगाल के लिए $175 मिलियन का लोन अप्रूव किया था। पर्पज क्या था? जो फ्लड मैनेजमेंट सिस्टम है उसको स्ट्रॉन्ग बनाना। तो वेस्ट बंगाल में फ्लड मैनेजमेंट सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए $175 मिलियन का लोन भी दिया था। बात करते हैं AIIB की, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। देखिए मैक्सिमम शेयर होल्डिंग इसमें चाइना की है। 2016 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? बीजिंग में इसका हेडक्वार्टर है। टोटल मेंबर है इसमें 102, आप याद रखिएगा। और प्रेसिडेंट कौन है? जिन लीक्वान इसके प्रेसिडेंट हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट कौन है? इंपॉर्टेंट है इसके वाइस प्रेसिडेंट। वो कौन है? DG पांडियन। वो इंडिया के गुजरात से बिलोंग करते हैं, DG पांडियन जी। यह क्वेश्चन है, किस स्टेट गवर्नमेंट ने कोविड केयर होम्स स्थापित किए हैं इसकी सभी ग्राम पंचायत में? तो रिसेंटली ओडिशा ने अपनी सभी ग्राम पंचायत में कोविड केयर होम्स स्थापित किए हैं। ये है मैप में ओडिशा। कोविड-19 के विषय में लोगों को अवेयर करने के लिए सारी ग्राम पंचायत में ओडिशा गवर्नमेंट ने CCH यानी कोविड केयर होम्स इस्टेब्लिश किए हैं। इसमें देखिए, अगर किसी को दिक्कत आएगी तो उनको क्वारंटाइन किया जाएगा 10 से 20 लोगों को इन होम्स में। उनकी देखरेख यहीं की जाएगी ताकि वो शहरों में इलाज करने के लिए न जाना पड़े उनको। ओडिशा इसमें बहुत चर्चा में है, क्यों? क्योंकि ओडिशा की महानदी में, महानदी रिवर में 500 वर्ष पुराना एक लॉर्ड गोपीनाथ, जो कि भगवान विष्णु के अवतार हैं, लॉर्ड गोपीनाथ का मंदिर वापस से दिखाई देने लगा है 11 वर्षों बाद। तो आप देखिएगा, 11 वर्ष पहले ही मंदिर दिखाई पड़ा था महानदी में, अब वापस दिखाई पड़ने लगा है। उसके अलावा ओडिशा के पुरी में जो जगन्नाथ यात्रा प्रत्येक वर्ष होती है, भगवान कृष्ण, बलराम और उनकी बहन सुभद्रा की यात्रा, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने इस बार स्टे लगा दिया है कोविड-19 के चलते। उसके अलावा कुछ दिन पहले ही उड़ीसा में एक राज पर्व, राजा पर्व जिसको भी कहते हैं, ये मनाया गया है, जो कि मदर अर्थ को समर्पित है। आप देखिएगा, उड़ीसा के सीएम कौन है? नवीन पटनायक जी। गवर्नर कौन है? तो यहाँ के गणेशी लाल जी गवर्नर हैं। उड़ीसा का सतकोसिया टाइगर रिजर्व बहुत फेमस है। साथ ही साथ एशिया की लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक, जिसको आप चिल्का लेक के नाम से जानते हैं, वो भी उड़ीसा में स्थित है। और गाहिल माथा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी उड़ीसा में ही है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, किस इंडियन बैंक ने अपने लोन प्रोसेसिंग को कंप्लीटली डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया है? रिसेंटली BOB, बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपने सारे लोन प्रोसेस को डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया है। अब आपको साइन करने के लिए पेपर फॉर्मेट में कुछ भी नहीं मिलेगा। ये सही भी है, जितना डिजिटल की तरफ बढ़ेंगे हमारे पेड़ पौधे बचे रहेंगे, क्योंकि लकड़ियों का यूज़ करना पड़ता है। तो बैंक ऑफ बड़ौदा ने जितने भी लोन्स प्रोवाइड करता है उन सभी को डिजिटल फॉर्मेट में 100% कवर कर दिया है, और ऐसा करने वाला इंडिया का पहला बैंक हो गया है। कुछ दिन पहले ही आपको याद होगा, विजया बैंक और देना बैंक का मर्जर हो गया था बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ। तो आप देखिएगा, बात करते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा की। 1908 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? वडोदरा में इसका हेडक्वार्टर है, गुजरात में। चेयरपर्सन इसके हसमुख अढ़िया जी, और मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO कौन है? संजीव चड्ढा जी इसके मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO हैं। ये हैं हमारे प्रीवियस वीडियो के क्वेश्चन, और ये हैं इस वीडियो से क्वेश्चन। आई होप आप इनका जवाब दे पाएंगे।